हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक यूनिट 2 चल रही है। टॉपिक के अंतर्गत हम मनोवृत्ति वाला टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं जो यूनिट 2 के अंतर्गत आता है और जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत। हमने बात की है कि 4 टॉपिकों का अध्ययन करना है, जिसमें मनोवृत्ति, अभिरुचि, संवेगात्मक बुद्धि और साथ ही साथ व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना है। उसमें पिछले वीडियो में हमने मनोवृत्ति वाले टॉपिक को उठाया है। मनोवृत्ति में हमने परिभाषा का अध्ययन कर लिया था और इसके तत्व या घटक का भी अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन से तत्व इसके निर्माण में सहायक होते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम मनोवृत्ति की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि आखिर मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर मनोवृत्ति कितने प्रकार की होती है उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारा वीडियो, आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है मनोवृत्ति की विशेषताएं। तो दोस्तों, जब आपने मनोवृत्ति की परिभाषा पढ़ी थी, जो पहली परिभाषा थी, उसी में इसकी बहुत सारी विशेषताएं तो छिपी हुई है। जैसे बोलते हैं कि मनोवृत्ति व्यवहार को दिशा प्रदान करने वाली वह अर्जित प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? अर्जित प्रवृत्ति होती है। तो पहली विशेषता वही हो जाएगी कि यह अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है। अर्थात व्यक्ति इस प्रवृत्ति को समाज में रहकर समाज से सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है। जो जानकारी समाज से मिलती है, मीडिया से मिलती है, विभिन्न उपकरणों से मिलती है, उन जानकारियों के माध्यम से अपनी मनोवृत्ति का निर्माण करता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जन्मजात भी मानते हैं। जन्मजात लेकिन कुछ मात्रा में, जैसे कि भूख लगना। भूख लगना आप समाज से नहीं सीखते हो। बच्चा पैदा होता है, भूख लगती है, रोने लगता है, उसका एटीट्यूड नकारात्मक हो जाता है। जब वह दूध पी लेता है, संतुष्ट हो जाता है, तो वह क्या करता है? दूध वाली बोतल को अलग करने लगता है। तो ये जो तृप्ति की वो हो जाती है, उसको अनुभूति हो जाती है, ये क्या होती है? जन्मजात हो जाती है। क्रोध आना, बच्चा बचपन से ही क्रोध करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो यह समाज से नहीं सीखता, ये जन्मजात होती है। यदि बच्चे के माता पिता क्रोधित हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत चिड़चिड़ापन उनका बिहेवियर है, तो बच्चे में वह जन्म से ही आ जाता है, जन्मजात प्रवृत्ति बन जाती है। ऐसे ही भूख लगना, क्रोधित होना, ठीक है, चिड़चिड़ापन होना, तो ये क्या होती है? कुछ छोटी छोटी मनोवृत्तियां हैं जो क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। लेकिन अक्सर कर जितनी भी मनोवृत्तियां बनती हैं वो क्या होती हैं? वो अर्जित होती हैं, समाज से ही सीखी जाती हैं। मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं। स्थायी का मतलब होता है यदि मनोवृत्ति आपके मन में एक प्रकार किसी वस्तु की बन जाती है, चाहे वह सकारात्मक बन जाए या वह नकारात्मक बन जाए, तो उसको बदलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में हिंदू धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं और उन कुप्रथाओं का सहारा लेकर बहुत सारे ढोंगी बाबा इस समाज में आ गए हैं। जैसे कि उदाहरण में बहुत सारे बाबा हैं, एक रामपाल बाबा हैं, एक आपके निर्मल बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। ये बाबा लोग क्या करते हैं? वो बाबा लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म की कमजोरियां क्या हैं, उन कमजोरियों को पकड़ के लोगों के सामने उन कमजोरियों को रखकर बोलते हैं कि देखो, इस धर्म में ये कमियां हैं, ये धर्म सही नहीं है, मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पर यदि आप चलेंगे तो आप ईश्वर की प्राप्ति बहुत जल्दी कर लेंगे। और व्यक्ति तो आलसी होता है, वो तो चाहता है कि कोई मुझे पकड़ के ही ले जाए ईश्वर के पास, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो वह लोग उन बाबा के प्रति अपने मन में सकारात्मक मनोवृत्ति बना लेते कि नहीं, भगवान से मिलाने, ईश्वर से मिलाने वाला एक ही गुरु है और वह गुरु है सामने वाला। अब सामने वाला को रामपाल भी हो सकता है, निर्मल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब जब मनोवृत्ति पॉजिटिव बन जाती है उनके प्रति, तो वह बदलना मुश्किल है। अब आप उनको समझाओगे कि ये बाबा ढोंगी हैं, ये बाबा आपको उल्लू बना रहे हैं, ये आपका मत जो पथ है वो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, तो वह उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, उसके प्रति आक्रोशित हो जाएंगे। अर्थात उनकी मनोवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए हमें विभिन्न विभिन्न कठिन कठिन मार्ग अपनाने पड़ते हैं, तब जाके उनकी शायद मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाए। अर्थात मनोवृत्ति एक बार जैसी बन जाए, वह मनोवृत्ति आसानी से परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि मनोवृत्ति कैसी होती है? स्थायी होती है। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा? अगली विशेषता की बात करें कि इसमें प्रेरणात्मक भाव पाया जाता है। प्रेरणात्मक भाव से मतलब क्या होता है? जो मनोवृत्ति बनती है, मैंने आपको बताया था 3 संगठनों से बनती है। कौन कौन से थे? संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। संज्ञान किससे आते हैं? आपके अनुभव से, आपके मत से, आपके विचार से आते हैं।
और जब संज्ञान आते हैं तो उससे भाव बनते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और भाव कहां से बनते हैं? अंदर से बनते हैं। जब अंदर से भाव बनेंगे तो उसमें प्रेरणा का भाव होगा। यदि सकारात्मक भाव बनते हैं तो आप में सकारात्मक प्रेरणा आएगी, यदि नकारात्मक भाव बनते हैं तो आप में ईर्ष्या, ग्लानि, क्रोध ऐसे भाव जन्म लेंगे। प्रेरणात्मक भाव उदाहरण में हम जैसे समझ लेते हैं, जैसे कि आपके राष्ट्र के प्रति जो प्रेरणा अंदर से आती है राष्ट्रभक्ति की, तो वह क्या करती है? राष्ट्र के लिए मर मिटने की आपको क्या देती है? प्रेरणा देती है। आपकी मनोवृत्ति राष्ट्रभक्ति के प्रति क्या है? सकारात्मक बना देती है। और आप किसी पड़ोसी देश जो आपके देश पर अटैक कर रहा है उसे आप ईर्ष्या की दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से या दुश्मन की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो क्लियर है? इसमें क्या होती? प्रेरणा मिलती है। अपने देश के जो नागरिक होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और जो दूसरे देश होते हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने जाते हैं, उनके प्रति घृणा की प्रेरणा मिलती है। अर्थात इसमें कैसा भाव पाया जाता है? प्रेरणात्मक भाव पाया जाता है। आपको इन विशेषताओं को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप मन में बस धारण कर लीजिए कि मनोवृत्ति होती क्या है। मनोवृत्ति के आधार पर आप स्वतः ही इसकी विशेषताओं को निकालते जाएंगे। सबसे पहले यदि हम अपना बिहेवियर बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं? यदि आप अपना एटीट्यूड बनाते हैं तो वह समाज में रहकर बनाते हैं, अर्थात आप अर्जित करते हैं। दूसरा, एक बार आपका जैसा व्यवहार बन जाता है वह क्या हो जाता है? निरंतर बना रहता है, उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह कैसी होती है? स्थायी होती है। इसमें प्रेरणा का भाव पाया जाता है, अर्थात आप जिस मनोवृत्ति के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं उसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, और जिस मनोवृत्ति के प्रति नकारात्मक भाव होता है उससे आप दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। व्यक्ति वस्तु संबंध कैसे पाया जाता है? कि जिस वस्तु से आपको लाभ होता है आप उसके प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति बना लेते हैं, और जिस वस्तु या तथ्य से आपको नुकसान होता है आप उससे नकारात्मक। अर्थात इसमें कहीं ना कहीं उस वस्तु के प्रति रुचि, अभिरुचि या गिलानी, घृणा, किसी भी प्रकार का जो भाव बनता है वो उस वस्तु से बनता है। अर्थात इसमें व्यक्ति का और वस्तु का एक संबंध बन जाता है, या तो धनात्मक संबंध बनेगा या ऋणात्मक संबंध बनेगा। या तो वह उसकी ओर आकर्षित होने लगता है या उससे दूरी की ओर भागने लगता है। अगली विशेषता क्या है? इसमें इसका जो प्रसार होता है पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक होता है। पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके मन में कोई मनोवृत्ति बनती है और आपकी वो मनोवृत्ति उस वस्तु के प्रति सकारात्मक भावों के आधार पर बनी है ना। धर्म का ही उदाहरण ले लीजिए। आपको लगता है कि आपका धर्म श्रेष्ठ है और उस धर्म के प्रति आपके मन में सकारात्मक जो अभिव्यक्ति बनी है, जो मनोवृत्ति बनी है, वो कैसी होगी? पूर्णतः सकारात्मक होगी। अर्थात उसमें थोड़ी सी भी आशंका नहीं होगी कि आप उससे घृणा करो। उस धर्म में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो आपको वो दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाइयां आपको दिखाई देंगी। दूसरे धर्म के प्रति यदि आपके मन में नकारात्मक भाव बन जाते हैं तो उसमें कितनी भी अच्छाइयां हों आपको वह अच्छाइयां दिखाई नहीं देंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराइयां दिखाई देंगी। अर्थात आपके मन में जो भाव बनेंगे या तो पूर्णतः सकारात्मक बनेंगे या पूर्णतः नकारात्मक बनेंगे। अर्थात मनोवृत्ति की विशेषता ही होती है कि इसका जो क्षेत्र होता है पूर्णतः सकारात्मक से लेकर पूर्णतः नकारात्मक तक होता है। अगली विशेषता क्या है? यह सामान्यतः तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है। तीन तत्व हमने देखे हैं, संज्ञानात्मक तत्व, भावात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व। ये तत्वों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि किसी वस्तु के विषय में यदि आपके मन में जो विचार आते हैं उससे संज्ञान बनता है। संज्ञान कैसा भी हो सकता है, सही गलत, लेकिन आपको सही लगना चाहिए। उसके आधार पर आपके मन में कुछ भावनाएं जन्म लेती हैं। वो भावनाएं जो है सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो सकती हैं, और जैसी भावनाएं आपके मन में बनती हैं उसके आधार पर आप जो व्यवहार करते हो उससे किसका निर्माण होता है? मनोवृत्ति का निर्माण होता है। अर्थात यह तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है। वह तत्व संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक होते हैं। इसमें अनिवार्यता किसी विषय से संबंधित होती है। यह क्या होती है? किसी विषय से जरूर संबंधित होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी विषय से संबंधित न हो वैसे ही मनोवृत्ति बन जाए, नहीं। मनोवृत्ति निर्माण के पीछे कोई विषय अवश्य होता है, चाहे वह राष्ट्रभक्ति हो, चाहे किसी वस्तु के प्रति रुचि हो, चाहे किसी वस्तु के प्रति घृणा का भाव हो, तो उसमें क्या होगा? कोई ना कोई विषय अवश्य होता है।
तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई। कौन कौन सी विशेषताएं थी? सबसे पहली विशेषता हमने पढ़ी थी कि यह अर्जित प्रवृत्ति होती है, यह स्थायी होती है। कैसी स्थायी? अपेक्षाकृत स्थायी होती है, मतलब इसे यदि प्रयासों के माध्यम से हम बदल सकते हैं, लेकिन बदलने की संभावना बहुत कम होती है। पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक होती है, 3 घटकों से मिलकर बनी होती है और यह विषय से संबंधित होती है। इसमें वस्तु और व्यक्ति का संबंध पाया जाता है। तो यह इस तरीके की इसकी विशेषताएं हुई। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मनोवृत्ति आखिर होती कितने प्रकार की है। तो मनोवृत्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है सकारात्मक मनोवृत्ति, एक होती है उभयनिष्ठ मनोवृत्ति और एक होती है नकारात्मक मनोवृत्ति। कैसे? जो सकारात्मक मनोवृत्ति है वह किसी वस्तु के प्रति जो आपके मन में अनुकूल भाव आते हैं, उस वस्तु के प्रति जब आपको रुचि होती है तो वह होती है सकारात्मक मनोवृत्ति। जब किसी वस्तु के मन में आपके प्रति नकारात्मक भाव आते हैं, जब उससे घृणा का भाव आपके मन में आ जाए, आप उस वस्तु से घृणा करने लगें, तो आपके मन में आती है नकारात्मक मनोवृत्ति। तीसरा होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ में सकारात्मक नकारात्मक दोनों का ही भाव समाहित होता है, अर्थात आप असमंजस की स्थिति में होते हो कि इससे घृणा की जाए या इसके प्रति रुचि जागृत की जाए। एक अच्छा सा उदाहरण लेके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप पीएससी की तैयारी करने के लिए इंदौर आते हैं। इंदौर में आप और आपका दोस्त 2 लोग थे, दोनों लोग साथ में आते हैं। आपने 2 इंस्टीट्यूट थी, मान लीजिए एक ए इंस्टीट्यूट थी, एक बी इंस्टीट्यूट थी। आपने ए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और आपके दोस्त ने बी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। आप पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाता है। आपको जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है, जो चीज़ों को डील किया जाता है टू द पॉइंट दिया जाता है, और आपके पेपर में ज्यों का त्यों प्रश्न आ जाते हैं जो आपको पढ़ाए हुए होते हैं, और आप कम मेहनत करके ही क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। दूसरा, आपका दोस्त जो है किसी और दूसरी इंस्टीट्यूट में जाता है, वहां पर बस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, कैसा पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कुछ नहीं पता, बस पढ़ाए जा रहे हैं। बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलाना ठिकाना कुछ भी पढ़ लो। हो क्या रहा है, उस बंदे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो ए का सिलेक्शन होता है जिस इंस्टीट्यूट से, उस इंस्टीट्यूट के प्रति ए का कैसा भाव बन जाएगा, सकारात्मक भाव बन जाएगा। जिस इंस्टीट्यूट से आपके दोस्त का सिलेक्शन नहीं होता है, उस इंस्टीट्यूट के प्रति आपका ही भाव कैसा बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा, क्योंकि उसके विषय में आपके दोस्त ने आपको अवगत करा रखा है। आपके दोस्त ने आपको बता दिया कि यहां पर पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ मनोरंजन चलता रहता है, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, कोई भी आता है कोई भी पढ़ा के चला जाता है, मटेरियल में कोई क्वालिटी नहीं है। तो आपके मन में 2 प्रकार की मनोवृत्ति बन गई। एक बनती है सकारात्मक, अर्थात उसके प्रति अनुकूल की प्रवृत्ति आती है। एक बनती है नकारात्मक, जिससे प्रतिकूल की प्रवृत्ति आती है, उससे दूरी बनाने की। अब आपके गांव से तीसरा कोई जूनियर आता है पीएससी की तैयारी करने के लिए, आप एक अधिकारी बन चुके हैं, आपसे वो पूछता है कि भैया कौन सी इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन ले लें, आप बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि आप इंस्टीट्यूट ए में एडमिशन लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपके मन में सकारात्मक अभिवृत्ति बनी हुई है, सकारात्मक मनोवृत्ति बनी हुई है। और बी के प्रति नकारात्मक में आप बोल देंगे कि बी में तो आप कतई मत जाना, क्योंकि मेरा दोस्त वहां पर पढ़ा था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब यदि मान लो वो बच्चा बोलता है कि भैया मैंने एक इंस्टीट्यूट सी का नाम भी सुना है, उसमें क्या है, उसमें लूं कि नहीं लूं, तो सी के प्रति आपके मन में कैसी मनोवृत्ति बनेगी, उभयनिष्ठ। क्योंकि ना तो आपको उसकी अच्छाई के विषय में पता है और ना ही उसके नकारात्मक भाव के या नकारात्मक विषय वस्तु के विषय में पता है। जब आपको उसके विषय में कुछ पता ही नहीं है तो आपके मन में उभयनिष्ठ मनोवृत्ति बनेगी। आप उससे बोल देंगे कि देख लो यार, डेमो वगैरह ले लो, समझ लो, यदि तुम्हें समझ में आता है, टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो एडमिशन ले लो, और यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। तो मनोवृत्ति के प्रकार समझ में आए, 3 होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और उभयनिष्ठ। आइए हम बात करते हैं कि आखिर मनोवृत्ति का निर्माण होता कैसा है। तो चूंकि हमने अभी बात की थी कि जो मनोवृत्ति होती है वो कैसी होती है, अर्जित प्रवृत्ति होती है, उसमें समाज में रहकर ही हम सीखते हैं, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारी मीडिया से, हमारे राष्ट्र से। हम क्या करते हैं, मनोवृत्ति को सीखते हैं। मनोवृत्ति हमारे मन पर इफेक्ट डालती है। हमारा जो मनोवृत्ति बन रहा है इन विचारों के आधार पर ही बनती है।
साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनोवृत्ति जन्मजात होती है, जैसे कि भूख लगना, क्रोध आना। ये कुछ छोटी छोटी मनोवृत्तियां होती हैं, लेकिन ये मनोवृत्तियां भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो एक होता है अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से हम रोगों को अनुवांशिक मानते हैं कि बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो माता पिता से अपने बच्चों में आते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में जाते हैं, जैसे कि होमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया। तो ऐसे रोग हैं जो माता पिता को यदि होते हैं तो वह उनके बच्चों में भी हो जाते हैं और बच्चों से उनके बच्चों में भी चले जाते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये रोग चलते जाते हैं। इसी तरीके से जो मनोवृत्ति होती है, मनोवृत्ति के कुछ कारक ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जैसे कि क्रोध। यदि आपके माता पिता दोनों क्रोधित हैं, बात बात पे चिड़चिड़ करते हैं, बहुत गुस्सा आती है, तो स्वतः ही जो बच्चा पैदा होगा उसकी जो मनोवृत्ति होती है वो कैसी हो जाती? क्रोधित हो जाती है। बात बात पर वो भी चिड़चिड़ करने लगेगा, वो भी क्रोधित होगा। वो समाज से नहीं सीखता क्रोध करना, वो किससे सीखता है? वो जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो उसके अंदर उसके माता पिता के द्वारा आई हुई होती है। एक मनोवृत्ति और होती है, बहुत सारी होती हैं, उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपके माता पिता बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं, ना किसी से ज्यादा बात करते हैं, ना कुछ है, जितनी बात करते हैं बहुत कम करते हैं, अंतर्व्यक्तित्व संबंध के हैं। तो जो बच्चा पैदा होता है वो भी अंतर्मुखी होता है, गुमसुम रहता है, ज्यादा बात नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो ये जो मनोवृत्तियां जन्म ले रही हैं, ये कैसी हो रही हैं? ये अनुवांशिक हो रही हैं। इसीलिए कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि अनुवांशिक कारकों के आधार पर भी मनोवृत्ति का निर्माण होता है और ये अनुवांशिक कारक अपने माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में आते हैं। उदाहरण के लिए भूख लगना, क्रोध आना, जो जन्मजात मूल प्रवृत्ति होती हैं उन्हीं से सीखी जाती हैं। दूसरी बात होती है कि जो अनुवांशिक कारक का प्रभाव होता है उन्हीं मनोवृत्तियों पर पड़ता है जो आंतरिक प्रेरणा होती है ना, जिनका संबंध आंतरिक प्रेरणाओं से होता है, उन्हीं पर मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। कौन सी मनोवृत्ति का? अनुवांशिक कारकों से निर्मित मनोवृत्ति का। जैसे कि किसी भोजन के प्रति या संगीत के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव का बन जाना। होता क्या है, हम बोलते हैं ना कि इसके माता पिता को मीठा बहुत पसंद है तो इस बच्चे को बहुत मीठा पसंद है, अर्थात उसकी मनोवृत्ति में अंदर से एक भाव आता है, अंदर से भाव आता है कि मीठे के प्रति यदि सकारात्मक भाव आता है तो मीठे के प्रति ललायत होता है, कड़वे के प्रति उसके मन में कैसा आता है? नकारात्मक भाव आता है, तो वह उससे क्या बनता है? दूरी बना के रखता है, उसके प्रति नकारात्मक भाव उसके मन में आते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे कारक की। एक होता है सामाजिक या व्यक्तिगत कारक, अर्थात व्यक्ति समाज में रहकर या व्यक्तिगत अपने अनुभवों के द्वारा कुछ प्रवृत्ति बनती है उसमें, उसी को बोलते हैं सामाजिक या व्यक्तिगत कारक से निर्मित मनोवृत्ति। इसमें एक होता है आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, जिस व्यक्ति, वस्तु या विचार से व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति या वस्तु या विचार के प्रति कैसी मनोवृत्ति होगी? सकारात्मक मनोवृत्ति होगी। और जिससे पूरी नहीं होती उसके प्रति कैसी मनोवृत्ति होती है? नकारात्मक मनोवृत्ति होती है। समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप इंदौर पीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। आप इंदौर आते हैं और आप सोचकर चलते हैं कि यार मुझे कोई ऐसी इंस्टीट्यूट मिल जाती है जिसमें मैं 3 महीने पढ़कर मेंस क्लियर कर लूं और 3 महीने ही पढ़ूं और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। आप सोचते हो कि वो बस इधर उधर का ना पढ़ाए, वो टू द पॉइंट चीजें पढ़ाए, टू द पॉइंट पढ़ाए और मैं पढ़ के पास हो जाऊं। और वो ऐसा पढ़ाए जिसमें पुराने सिलेबस का अनुभव हो, जिसमें पुराने प्रश्न पत्रों का अनुभव हो, जिसके आधार पर मुझे ज्ञात हो कि कैसा पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप आते हो किसी एकेडमी में, मान लीजिए कल्याणी एकेडमी में आते हो और आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है, A to Z पढ़ाया जाता है, जो एग्जाम में आता है एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ाया जा रहा है, कम समय में बहुत अधिक चीजें कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, अनर्गल चीजें आपसे नहीं की जा रही हैं, मौज मस्ती यहाँ नहीं चलती है, सिर्फ पढ़ाई को केंद्रित किया जाता है। तो आपके प्रति कल्याणी IAS एकेडमी के प्रति कैसा रवैया बनेगा? सकारात्मक रवैया बनेगा। आपकी मनोवृत्ति इसके प्रति कैसी होगी? सकारात्मक बनेगी। और कोई इंस्टीट्यूट है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है, बस पैसे लिए जा रही, पैसे लिए जा रही, तो आपके मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव बनेगा। कैसा भाव बनेगा? नकारात्मक। और आप उस इंस्टीट्यूट से दूरी बनाना चालू कर देंगे और दूसरे लोगों को भी उसमें जाने से रोकेंगे। तो ये क्या होती है? आवश्यकता की पूर्ति। उदाहरण, विद्यार्थी में उन पुस्तकों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का भाव निर्मित होता है जिन परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बीए की पुस्तकें, जब आप बीए करने जाते हो, एमए करने जाते हो, तो आप एक 2020 आती है,
जब आप 12वीं पढ़ते हो तो परीक्षा बोध, परीक्षा मंथन, ऐसी कुछ बुकें आती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र इसमें दिए रहते हैं और उन्हीं से प्रश्न पत्र फंस जाते हैं। तो आपकी मनोवृत्ति जो मोटी पुस्तकें होती हैं उनकी अपेक्षा जो पतली पुस्तकें होती हैं, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होती है, उनके प्रति कैसे बनती है? सकारात्मक बनती है। आपकी लालसा उन किताबों की तरफ क्या होती है? बढ़ती जाती है और मोटी किताबों से आप ईर्ष्या करने लगते हैं, उनसे दूरी बनाने लगते हैं। दूसरी होती है प्रदत्त सूचनाएं। आपको सूचना कहां से और किस तरीके से मिल रही है, आप उसमें विश्वास किस तरीके से कर रहे हैं, वह आपकी मनोवृत्ति पर निर्धारित करता है। विश्वसनीय स्रोतों से मिलने वाली सूचनाएं मनोवृत्ति के निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं कि बचपन में व्यक्ति के लिए सूचनाओं का सबसे मुख्य स्रोत कौन होता है? उसका परिवार होता है। परिवार से यदि उसको सूचनाएं अच्छी दे दी जाती हैं, सकारात्मक दे दी जाती हैं, उसको बता दिया जाता है कि चोरी करना पाप है, तो वह चोरी से दूरी बनाने लगता है। उसकी मनोवृत्ति चोरी के प्रति नकारात्मक हो जाएगी और जो ईमानदार व्यक्ति है उसके प्रति सकारात्मक हो जाएगी। तो बच्चे को जो शिक्षाएं, जो सूचनाएं परिवार से मिलती हैं, परिवार से दी जाती हैं, चाहे उसके नैतिक गुणों की हों, चाहे समाज में रहने के तरीके की हों, चाहे धर्म के प्रति हों या संस्कार के प्रति हों, यदि वो अच्छे दी जाती हैं तो उसकी मनोवृत्ति उस तरीके से निर्मित होती है। दूसरा, जो वयस्क व्यक्ति हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी सूचनाओं का मुख्य स्रोत होता है न्यूज़ चैनल या अखबार पत्र। उसमें जिस तरीके की सूचनाएं आती हैं उसके मन पर वैसा इफेक्ट लगाती हैं, इफेक्ट करती हैं और उसके आधार पर उसके मन में प्रवृत्ति बनती है। मान लीजिए कि जैसे अभी वैक्सीन का माहौल चल रहा था, आपने देखा होगा कि वैक्सीन का कितनी अधिक मात्रा में एक नकारात्मक मनोवृत्ति समाज में बन रही थी। लोग प्रारंभ में वैक्सीन लगवाने से कोताही बरत रहे थे। बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोगों में ये एक मनोवृत्ति बन गई थी, ये भावना फैल गई थी कि वैक्सीन लगवा कर नपुंसकता फैलती है, वैक्सीन को लगवा कर व्यक्ति मर जाता है, वैक्सीन को लगवा के फलाना ठिकाना हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैल गई थी। लोग वैक्सीन लगवाने से क्या कोताही बरतने लगे थे। फिर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही, अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए तत्पर किया गया। उनके मन में डर बैठाया गया कि यदि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तीसरी लहर की चपेट में आ जाओगे। जैसे दूसरी लहर में लोग मरे थे, ऐसी तीसरी लहर में भी लोग मरेंगे। लोगों की मनोवृत्ति में डर फैलाकर मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। अर्थात जो लोगों की मनोवृत्ति बनती है वो किससे बनती है? वो बनती है विशेष सूचनाओं के माध्यम से, विशेषज्ञों की सूचनाओं के माध्यम से। यदि कोई डॉक्टर किसी दवाई के विषय में कुछ बातें कह देता है तो लोग उसको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। कोई एक्टर किसी जो चीज़ें आती हैं, मान लीजिए कोई ड्रंक फूड होता है या फिर कुछ कॉस्मेटिक होता है, उसके विषय में कुछ बातें कह देता है, यदि वह एक्टर बहुत खूबसूरत दिखता है तो व्यक्ति उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। उसके आधार पर ही क्या कर लेता है? मनोवृत्ति का निर्माण कर लेता है। अगली बात होती है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में क्या होता है? संस्कृति में जिन मूल्यों को उचित माना जाता है उन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में सकारात्मक भाव पनपते हैं, जन्म लेते हैं। और जिन संस्कृति में जिन लोगों के प्रति या जिन भावों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति बना दी जाती है या नकारात्मक विचार दिए जाते हैं, उसके प्रति लोगों में नकारात्मक मनोवृत्ति जन्म ले लेती है। उदाहरण के मामले में हम समझ लेते हैं, जैसे कि अभी मामला चल रहा था भारत में, एक चल रहा था एलजीबीटी आप लोगों ने सुना होगा, लेस्बियन आता है ना, बायसेक्सुअल आता है। तो जो एलजीबीटी है, गे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लड़के का लड़के के प्रति आकर्षण, लड़की का लड़की के प्रति आकर्षण, ये हमारी संस्कृति में नहीं दिया जाता। यहाँ कहा जाता है कि शादी लड़का और लड़की के बीच में होती है, लड़के लड़के के बीच में या लड़की लड़की के बीच में नहीं होती है। लेकिन हमारी संस्कृति में क्या है कि शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में होगी। अब यदि यहां पर कोई व्यक्ति लड़के लड़के शादी करते हैं या लड़की लड़कियां शादी करती हैं तो हमारे मन में उनके प्रति नकारात्मक भाव आते हैं और हम उन्हें ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगते हैं, घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। अर्थात हमारी जो मनोवृत्ति बनती है हमारे संस्कारों के आधार पर बनती है, हमारी संस्कृति के आधार पर बनती है। हमें बचपन से संस्कृति में जो चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है, आपका बिहेवियर ऐसे होना चाहिए, आपको इस तरीके से कार्य करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। तो इस तरीके की जो मनोवृत्ति बनती है वो सांस्कृतिक कारकों से बनती है। अर्थात मनोवृत्ति के निर्माण में सांस्कृतिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ कानून बनाकर लोगों को जागरूक कर उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जो मनोवृत्तियां बनती हैं वो किससे बनती हैं? सांस्कृतिक कारकों से भी बनती हैं।
जैसे एक मनोवृत्ति अहिंसा की मनोवृत्ति बनती है। जैन धर्म के संबंध में व्यक्ति में पशु बलि के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास कर दिया जाता है और उनमें इस मनोवृत्ति को इस तरीके से बनाया जाता है, उनका जो मूल स्रोत होता है, जो मूल तत्व होता है वो अहिंसा ही है और इस कदर से उनके मन में बैठा दिया जाता है कि वो यदि गेहूं भी खाते हैं तो उसको धोकर खाते हैं। आपने देखा होगा जैन समाज जो होता है, जैन कम्युनिटी जो होती है, जो गेहूं लेके जाती है वो उसको पहले पूरा धोती हैं। धोने के पीछे रीजन जो होता है कि इसमें जितने भी कीटाणु या कुछ भी हो वो उससे अलग हो जाएं और जो अनाज है वो शुद्ध हमारे अंदर जाए। वो कृषि से परहेज करती हैं क्योंकि कृषि में क्या होता है, हिंसा होती है, जीवों की हिंसा होती है, इसलिए वह कृषि से परहेज करती हैं। वो व्यापार को अपनाती हैं क्योंकि व्यापार में हिंसा नहीं होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार की मनोवृत्ति बनती है। एक होता है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होती है? मनोवृत्ति के निर्माण में ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि कुछ अंतर्मुखता होती है, कुछ बहिर्मुखता होती है, कुछ विनम्रता होती है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें अंतर्मुखता का प्रभाव ज्यादा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहिर्मुखता होती है, कुछ में विनम्रता का भाव होता है। तो इनका प्रभाव उनकी मनोवृत्ति पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कि जो एक निम्न बौद्धिक स्तर का व्यक्ति होता है, निम्न बौद्धिक स्तर का व्यक्ति क्या होता है, अपनी अपनी झाड़ता है, किसी की सुनने पर महत्व नहीं देता, कम सुनता है, ज्यादा बोलता है और जितना बोलता है उसके ज्ञान से भी अधिक बोलता है, जितना ज्ञान नहीं होता उतना भी बोलता है। और यदि आप उसकी बातों को काटते हैं तो वह गुस्सा हो जाता है, बात बात पर क्रोधित होता है। तो ये क्या होते हैं, यह व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई व्यक्ति बहुत मृदु स्वभाव का होता है, आप उससे कुछ भी बोल देते हैं, वो कहता ठीक है भैया चलेगा। तो वो क्या करता है, उसको उसकी मनोवृत्ति वैसी थी तो उस मनोवृत्ति के आधार पर उस चीजों को निकाल देता है। और कुछ व्यक्ति बात बात पर क्रोधित होते हैं क्योंकि उसकी मनोवृत्ति व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बनती है। अगली समूह संबंधन की भी होती है। समूह संबंधन मतलब क्या होता है, आप जिस समूह में रहते हैं उनका दबाव आपके ऊपर बनाया जाता है। उन दबावों के आधार पर, कुछ बगैर दबाव के होते हैं, उनके आधार पर आपकी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। समझने का प्रयास करते हैं समूह संबंधन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से मनोवृत्ति निर्माण करते हैं और किस तरीके से आपकी मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। तो जो समूह संबंधन है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक समूह, एक होता है द्वितीयक समूह और एक होता है संदर्भ समूह। प्राथमिक समूह के अंतर्गत क्या आता है, ऐसे समूह आते हैं जिनसे आप प्रत्यक्ष संबंध बनाते हैं, अर्थात जैसे आपका घर है, परिवार है, मित्र है। इनमें क्या होता है, आपके संबंध जो होते हैं अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, आप कोई औपचारिकता पूरी नहीं करते हो। मान लीजिए आप कहीं घूम फिर के आते हो तो ऐसा नहीं है कि आप मेहमानों की तरह जाएंगे, बैठेंगे, फिर आपके लिए पानी आएगा, नहीं, आप खुद जाएंगे, पानी निकालेंगे, पिएंगे। यहाँ कोई औपचारिकता नहीं होता। कोई सलाह लेनी है, कोई बात कहनी है तो आप स्पष्ट तरीके से बोल दोगे। ना पहनने की कोई औपचारिकता होती है, ना खाने की कोई औपचारिकता होती है। आपकी मनोवृत्ति जैसी होती है आप वैसा कार्य करते रहते हो। ये घर के सदस्य होते हैं और ये क्या होते हैं, ये औपचारिक संबंध होने के कारण इनमें क्या होती है, घनिष्ठता, अंतरंगता बहुत ज्यादा होती है। तो आप इनके अनुसार आपकी मनोवृत्ति बन जाती है। घर वाले जैसे खाना खाते हैं आप वैसे खाने लगते हो, बोलते हैं वैसे बोलने लगते हो, वैसी मनोवृत्ति आपके मन में, आपके अंदर जन्म लेने लगती है। एक होता है द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह जब आप जॉब पर जाते हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो काम करने के द्वारा वहां पर आपको औपचारिक संबंध बनाने होते हैं। आप घर पे ही भले ही फटे कपड़े पहनते रहते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस जाएंगे तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, शूज पॉलिश किए होंगे, है ना, प्रेस किए कपड़े पहन के जाएंगे, टाई होगा, कोट होगा, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके औपचारिक संबंध होते हैं। वहां पर आपको अपना जो बिहेवियर है वो दूसरे के सामने अच्छा प्रदर्शित करना है। आपके ऊपर दबाव होता है कि आप अच्छे से अच्छा बनकर उभरिए। समझ रहे हैं? तो ये क्या होते हैं, द्वितीयक संबंध होते हैं। इनके सामने उपस्थित होने का आपके ऊपर दबाव होता है कि आप इस तरीके से उपस्थित होइए, आप इस तरीके से बात कीजिए, आप इस तरीके से व्यवहार कीजिए। ये कैसे होते हो, औपचारिक होते हैं। औपचारिकताएं आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अंदर जाने से पहले आपको बोलना पड़ेगा, मे आई कम इन सर। बैठने से पहले पूछना पड़ेगा किस तरीके से बैठ रहे हैं। इन सब चीजों को नोटिस किया जाता है, आप पर दबाव बनाया जाता है, आपकी मनोवृत्ति को परिवर्तित करने की बात की जाती है। अर्थात आपकी मनोवृत्ति इनके आधार पर अलग बन जाती है। यहां पर आपकी मनोवृत्ति अलग रहेगी, यहां पर मनोवृत्ति आपकी अलग रहेगी। इनके अपने मूल्य, मापदंड, विश्वास होते हैं जिनका पालन करना सदस्यों का क्या होता है, कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। उन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। एक होता है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है, आप उस समूह में जुड़ने के लिए या उस समूह का सदस्य बनने के लिए अपने आप ही अपनी मनोवृत्ति उसी तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि सिविल सेवक की तैयारी करने के लिए आता है, सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आता है, तो वो सिविल सेवक भले ही ना बन पाए लेकिन एक अच्छा मानव जरूर बन जाता है। उसमें सिविल सेवक के गुण समाहित हो जाते हैं। हम तैयारी के दौरान अपना
एटीट्यूड, अपना मनोवृत्ति इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि हम एक अधिकारी की तरह जिंदगी जीने लगते हैं, अधिकारी के तरीके से सोचने लगते हैं, अधिकारी के तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई के दौरान ही अपने आप को क्या बना लेते हैं, अधिकारी बना लेते हैं और अधिकारी की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। तो इस तरीके से हमारी मनोवृत्ति बनती है। प्राथमिक समूह के आधार पर अलग बनती है, द्वितीयक समूह के आधार पर अलग बनती है और संदर्भ समूह के आधार पर अलग बनती है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोगों ने मनोवृत्ति के विशेषताओं को, मनोवृत्ति के प्रकार को और मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है इसके विषय में पढ़ने का प्रयास किया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।